हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था। जो जो चीज़ें हमने अब तक सीखी है उन सारी चीज़ों को हम एक साथ कैसे यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको मैं अभी आपको चार्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल जब हम चार्ट को ओपन करते हैं हमारा माइंड ब्लैंक होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे और फिर लास्ट में जो है ना हम एंट्री पे आएंगे। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में कवर हो पाया तो मैं इस लेक्चर में एंट्री के बारे में बता दूंगा, अगर इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे माइंड में आता है ना कि जब हम ओपन करते हैं चार्ट को तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास सही होता है, या जो बिगिनर्स ना भी हो तो उनके माइंड में सेम ही चीज़ आती है कि यार अब जब मैंने चार्ट को खोल लिया, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए उसको हमने डिसाइड करना है कि पहले से हमने क्या करना है। तो हमारे पास सबसे पहले एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, वो प्लान क्या होना चाहिए कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप ये देखना है। ठीक है, आपने एक स्टेप बाय स्टेप अपने लिए एक पेज पे या एक नोट पैड में आपने लिख देना है कि भाई मेरा ये चेक लिस्ट है। ठीक है, जो चीज़ आप उसमें जो है ना कंप्लीट करते जाओगे, जिस चीज़ को आप चेक करते जाओगे उसके साथ आपने टिक लगाने हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेज पे ही लिखें। ठीक है, अपने माइंड में अगर उसको रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख सकते, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप उसे किसी पेज पे लिखो या जो है ना किसी नोट पैड में लिखो। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपने जो है ना क्या वाकई में जो आपने अपने लिए रूल्स लिखे, क्या आप मार्केट को जो प्रेडिक्ट कर रहे हो क्या वो उसके बेस पे है। यानी जो चीज़ें जो आपकी रूल्स है, अगर आपका कोई एक रूल भी उसमें मिस होता है तो आपने उस पर ट्रेड नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप उसमें से अपने रूल्स पे ही नहीं चलोगे तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाय द वे हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते बल्कि हम मार्केट के साथ चलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर कोई कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा बंदा भी वही सेम चीज़ बोलेगा, लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई मार्केट ने ये चीज़ किया है तो उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो हम मार्केट के साथ चलते हैं, यानी उसके रिस्पॉन्स के साथ हम ट्रेड करते हैं। यह नहीं है कि हम जो है ना कहें कि भाई मार्केट ने जाना ही ऐसे है। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ कि मार्केट मार्केट को बेयरिश जाना है, ठीक है, लेकिन मार्केट बेयरिश नहीं जाती तो मेरे में एक चीज़ आएगा कि क्यों नहीं गया। ठीक है, अब दूसरा बंदा जो होगा वो करेगा कि जब मार्केट इस तरीके से मैं वो बोलेगा कि भाई मार्केट ने ये चीज़ किया है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब मान लो वो मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं गई, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरी रीडिंग जो थी शायद वो गलत थी क्योंकि मार्केट का रिस्पॉन्स इस तरीके से आया है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा मिस्टेक क्या था। ठीक है, तो एक बंदा उस मार्केट के साथ जिद करने बैठ जाता है, दूसरा बंदा उसमें अपनी मिस्टेक को फाइंड करने की कोशिश करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि एक बंदा मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बंदा मार्केट के रिस्पॉन्स को जानने के लिए उसको उसको देख रहा है। ठीक है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो सेम चलते हैं। अभी हम जो है ना इस मार्केट को ओवरऑल देखते हैं कि हम जो है ना किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास चार्ट पे बिल्कुल कुछ भी ना हो। जैसे मैं अगर बता दूं कि मैं इन सारी चीज़ों को अभी डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास चार्ट पे कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भाई, सबसे पहले आज चूंकि संडे है तो इस वजह से हमारे पास जो है ना ये मार्केट ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद हम नेक्स्ट वीक क्या करेंगे या मंडे को क्या करेंगे तो वो पहले से हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेना है, लो टाइम फ्रेम तक फिर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मंथली चार्ट पे गया। ठीक है, अब मैं अगर मंथली चार्ट पे देखूँ ना तो मैंने एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले फंडामेंटल व्यू को भी आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि देखो मार्केट में 5 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। 5 तरह के ट्रेडर्स से क्या मुराद है, देखो इसमें एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है इसमें लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर, एक होता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, एक होता है इसमें जो हमारे पास डे ट्रेडर होता है। ठीक है, वो हमारे पास डे ट्रेडर हो गया और उसके बाद जो है ना हमारे पास एक स्कैल्पर हो गया। ठीक है,
तो यानी इसमें हमारे पास जो है ना ये सारे ट्रेडर है 5 किस्म के। तो स्कैल्पर क्या करता है भाई, सबसे पहला जो स्कैल्पर है वो हर जगह पे कूदेगा, ठीक है। स्कैल्पर जो है वो 1 मिनट में ऊपर नीचे वो हर जगह पे, मतलब वो यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा होगा, यहाँ पे भी हर जगह पे स्कैल्पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसे फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो बस देखता है भाई फलानी चीज़ हुई है, मैंने ट्रेड करना है भाई, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तो स्कैल्पर हर जगह पे कूद जाते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है ना बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है और उसमें विन रेट और उन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फास्ट डिसीजन लेनी होती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास जो डे ट्रेडर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ दिन में अगर कोई स्पेसिफिक सेटअप बनता है तो वो उस पर ट्रेड करेगा, उसके अलावा वो मार्केट को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। वो भी टेक्निकल एनालिसिस को देखता है। लेकिन चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ आखिर से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स मार्केट का एक किस्म के आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा बड़ा फ्यूल का एक जरिया है। फ्यूल से मेरा क्या मुराद है, यानी मेन मार्केट को वो ड्राइव करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो जब इन्वेस्टमेंट्स करता है ना तो इनकी होल्डिंग जो होती है वो महीनों से लेके यानी महीनों से लेके सालों तक भी जा सकती है, ठीक है। तो इनकी होल्डिंग इतनी बड़ी होती है। तो मान लो अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म को देखेगा कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ क्या मुझे बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। वो क्या देखता है, वो 90% जो होते हैं वो 90% फंडामेंटल्स को देखते हैं और 10% जो है ना वो थोड़ा बहुत वो टेक्निकल्स को देखते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो है ना वो क्या करते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं एडवांस डेटा उनको एनालिसिस करके उसके बाद जो है ना वो अपना डिसीजन लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरे के पूरे एक डायरेक्शन, एक ट्रेंड का, पूरे साल का या 6 मंथ्स का या जितने महीने का भी हो, वो उसके शुरू होने का रीज़न बनते हैं, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लो उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि वो होल्ड करेंगे बाई के लिए, ठीक है। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से वो करती है, एक तरह से रेंज करती है या जो भी करती है, ऊपर नीचे होती है, ठीक है। उसमें फिर आता है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर है, ठीक है। वो जो मैक्रो सेंटिमेंट्स है, यानी जो मतलब मोटा मोटा वो फंडामेंटल्स को भी देखते हैं प्लस वो टेक्निकल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये मूव वो क्रिएट करते हैं, क्यों, ताकि वो जो है ना अपने लिए एक तरह से लिक्विडिटी क्रिएट कर सके, ताकि वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करके उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है। अब वो ये क्यों करते हैं, देखो, अब एक बंदे के पास जो है ना एक कार है, ठीक है, वो सेल करना चाहता है, ठीक है। एक कार है वो सेल करना चाहता है, मतलब वो सेलर हो गया, ठीक है। अब उसे चाहिए बायर, ठीक है, यानी खरीदार चाहिए। तो जब कोई खरीदार चाहिए तो उसे जाहिर सी बात है सामने जो है ना हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं कि वो बायर है, ठीक है। तो एक कार है हमारे पास जो है ना, सामने एक जो है ना बायर चाहिए। तो जब बायर आएगा वो उसे बाय करेगा तो सेलर का काम होगा, ठीक है। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर है वो बायर है, ठीक है। उसे चाहिए सेलर ताकि उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, यानी उसका काम हो जाए। इस वजह से जब वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ भी इस तरीके से मूव्स क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं इसका अपना फिर एक डिटेल से एक लेक्चर में बनाऊंगा, जब हम एडवांस और भी जो है ना, मैं इसमें आप लोगों को मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और जो ऑर्डर फ्लो का जो और कंसेप्ट है जिसमें से आपको बाइंग एंड सेलिंग एंड मार्केट के मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा पता होगा, तो वो आईसीटी के अलावा मैं एक और कोर्स लाऊंगा जिसमें आप लोग उसे सीख लोगे, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल इसे इतना समझ लो कि भाई जब एक बायर को बाय करना है तो उसको कोई सेलर चाहिए, अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसे बायर चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके से मूव करते हैं ताकि यहाँ पे जो सेलर की
फोकस हो वो सेलिंग की तरफ बन जाए, ठीक है। तो वो जब सेलर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर है वो भी अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उन्होंने देखा कि भाई इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से वो उन्हीं के साथ जाते, क्योंकि मार्केट में जितने भी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है वो एक ट्रेंड के साथ जाती है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ है, जब वो इस तरीके से इन्वेस्टर के साथ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर ये क्रिएट करके उसके बाद एक रैली दूसरी भी आती है, ठीक है। अब इसमें से फिर आते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, वो भी इनको देखते हैं तो वो भी यही से कहीं से मतलब कूद जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, वो तो हर जगह पे वो भी ट्रेड करते हैं क्योंकि वो उनको डेली को देखना है, ठीक है। तो वो जो है ना डेली के हिसाब से वो भी ट्रेड करते हैं, एक स्पेसिफिक सेटअप बना, ठीक है। मान लो एक जगह है, एक कैंडल है, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस जोन तक पहुंचेगा तो भाई मुझे ट्रेड करना है, वरना अगर वो नहीं करता तो वो नहीं करते ट्रेड, ठीक है। तो ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए हो गया। प्लस जो इसमें फिर आ जाता है हमारे पास स्कैल्पर भैया, तो वो स्कैल्पर जो होता है तो वो तो हर जगह पे वो भी ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें, अब इसमें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पूरे ट्रेंड का जो इनिशियल जो मूव होता है, जो एक पूरा का पूरा ट्रेंड डिसीजन जो होती है ना, पूरा का पूरा एक ट्रेंड डिसाइड होता है शुरू होने के लिए, तो वो इन्वेस्टर की वजह से होता है। और जब इन्वेस्टर ही फंडामेंटल्स को देख रहे हैं तो भाई हम क्यों फंडामेंटल्स को नहीं देख रहे, हम क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि भाई हमें जस्ट टेक्निकल को देखना है। तो भाई अगर आप टेक्निकल को देखोगे तो ठीक है, आप उस पर प्रॉफिट भी करोगे, लेकिन भाई ओवरऑल व्यू अगर आपके पास होगा तो आपके 90% बायस खुद ब खुद जो है ना ठीक होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफएमसी की जो फेड की जो मीटिंग थी उसमें ऑलरेडी जो है ना उन्होंने रेट होल्ड कर लिए, ठीक है। यानी मजीद वो अपने हाइकिंग साइकिल की तरफ नहीं जा रहे। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो इसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया। अब चूंकि इस लेक्चर में मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं फंडामेंटल को भी डिस्कस कर रहा हूँ और मैं साथ साथ में जो है ना टेक्निकल को भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चूंकि हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि भाई मेरा फंडामेंटल क्या है, व्यू क्या है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। अब चूंकि मुझे पता है कि रेट उन्हों को एक ब्रेक लग गई है, ठीक है, हाइकिंग की तरफ और नहीं जा रहा। जब तक हाइकिंग की तरफ वो जा रहे थे गोल्ड नीचे जा रहा था, क्यों जा रहा है इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले उसको लेक्चर्स को देख सकते हो, मैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैंने इस पर ऑलरेडी समझाया हुआ है कि फेड फंडामेंटल जो डिसीजन लेती है रेट कट रेट हाई की, तो वो किस बेस पे होती है, ठीक है। तो उसको आप जाके देख सकते हो और अगर आता है तो फिर इस चीज़ को माइंड में रखो, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे हाइकिंग साइकिल के बाद डायरेक्ट जो है ना रेट्स जो है वो होल्डिंग की तरफ चले गए ना, ठीक है, मतलब उन्होंने जो रेट है उसको मजीद हाइक नहीं किया, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मार्केट को रिलीफ मिली है, ठीक है। अब जब रिलीफ मिली, देखो इसकी मिसाल ऐसे है ना, एक बंदा रेस का जो गियर है, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी एक्सीलेटर दबा रहा है, ठीक है। अब जब वो एक्सीलेटर को छोड़ता है, ठीक है, तो जो गाड़ी होती है वो स्लो हो जाती है। तो मीन यही है कि क्या है कि मतलब इस पे जो गाड़ी पे है प्रेशर है वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाता है और उसकी वजह से गाड़ी स्लो होती है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है कि जब इन्होंने एक एक्सीलेटर की तरह इसे दबाया हुआ था, मतलब हाइकिंग साइकिल की तरफ जा रहे थे, जब रेट होल्ड किया तो उसके बाद मार्केट को थोड़ी सी रिलीफ मिली है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास नेक्स्ट जो आज 9 तारीख है और फिर 14 तारीख को सीपीआई का डेटा है, अगर मिसाल के तौर पे वो भी जो है ना इसे पुश करता है बाय साइड में, तो फिर वो भी जो है ना हमारे पास एक और रीज़न बन जाए कि मार्केट और भी बुलिश है और फिर जो नेक्स्ट फेड के डिसीजन होगा वो भी जो है ना गोल्ड के लिए बुलिश ही होगा, ठीक है। तो अभी से जो हमारे फंडामेंटल है वो मतलब एक शिफ्ट की करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब हम आते हैं अपने टेक्निकल पे, ठीक है। अच्छा ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो मार्किंग के लिए, जो XAMD के लिए मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। बाकी जो है ना आप अगर इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना चाहते तो अगर आप इसे मैनुअली कर सकते हो तो और भी बेहतर है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती है मार्किंग की या बार बार आप मार्किंग नहीं कर सकते तो ख़ुद को इजी करने के लिए ना आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। मैं आपको जो है ना ये दिखा भी देता हूँ, ये AMDX और यहाँ पे जो है ना XAMD लिखा है, साथ में ये नाम है, ठीक है। जब आप इसे सर्च करोगे तो आपने इस इंडिकेटर को अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे तो इसकी सेटिंग्स देख लो आप लोग, यहाँ पे जो है ना ये इसकी सारी सेटिंग्स है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसी सेटिंग्स को आप अप्लाई करके जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ आपने सेटिंग देख ली होगी, आप वीडियो पॉज करके इसको जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यही सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ, अब ये मुझे बताएगा, देखो पूरा का पूरा अगर मैं वीकली का बताऊँ ना, ठीक है, तो सबसे पहले ये मंथली है, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में नहीं बताया था, तो वो भी इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। देखो लिक्विडिटी रन जो होता है ना, देखो मान लो एक कैंडल है, ठीक है, अब वो एक जगह पे, यहाँ पे मान लो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, यहाँ पे अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग होती है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी रन हुई है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे चलो विक भी आ जाती है या इस तरीके से ये क्लोजिंग दे देता है, तो ये जो है ना मेरे पास एक यह है कि मैं कहूँगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक की जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, तो हमें इसको फिर भी वैलिड मान सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से भी हो सकता है। और पिछले कैंडल का अगर हम मान लें, ठीक है, जो ज़्यादातर सीआरटी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो है ना सीआरटी पे भी आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरीके से एक कैंडल है, ठीक है, अब उसकी ये नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, बॉडी क्लोज हो जाती है, तो ये हम मानेंगे कि भाई ये लिक्विडिटी रन हुई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से हो कि भाई इसकी विक इस तरीके से आए लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे, तो हम बोलेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। ये हम बेसिकली इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारा ये जोन जो है या ये जो भी चीज़ है, क्या ये वर्क करेगी कि नहीं वर्क करेगी। मतलब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ पे ये कैंडल टैप कर देती है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल को देखूंगा कि वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे। अब मान लो ये क्या ऊपर नेक्स्ट हमारे पास जाएगा कि नहीं जाएगा। पिछले कैंडल के ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर मान लो मेरा यहाँ पे कोई हडल होता, ठीक है, तो अगर उस हडल को ये टैप करके स्वीप करके क्लोजिंग दे देता, तो मैं कहता है कि भाई ये जो है ना मार्केट अब नीचे जाने वाली है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एफवीजी भी थी और प्लस पिछले कैंडल के ऊपर इसने इस तरीके से क्लोजिंग दिया है, तो मेन लिक्विडिटी रन हुई है, मेन मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है ना एक कंडीशन है, ठीक है। प्लस अगर हम एसएमटी को यूज़ कर लेना, तो एसएमटी क्या होता है उस पर भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन ये होता है कि आप कोरिलेटेड पेयर्स को देख सकते हो जो कि इसके साथ जो है ना एक जैसे कैंडल जो है ना वो मूव करते हैं। मतलब अब देखो सिल्वर और गोल्ड दोनों के दोनों इनवर्स रिलेशन है डॉलर के, तो इस वजह से डॉलर जब ऊपर जाता है तो गोल्ड भी नीचे आता है, सिल्वर भी नीचे आता है। और जब मिसाल के तौर पे डॉलर जो है ना नीचे जाता है, तो गोल्ड भी ऊपर जाता है, सिल्वर भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें भी क्या हुआ है, लिक्विडिटी रन हुई है, इसके ऊपर जो है ना इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर ये स्वीप होता तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये हो जाता है कि यार मार्केट जो है ना इसमें बेयरिश साइड की तरफ भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया मैं उसी चीज़ों को सिर्फ यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट मोटा मोटा सा बता दिया है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ जो इंडिकेट करी यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुई है, तो मेन ये जो है ना मार्केट और ऊपर जा सकती है, ठीक है। प्लस जो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और उनके रिलेटेड जो हमारे फंडामेंटल्स है वो भी बुलिश चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इंडिकेटर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इंडिकेटर को ऑन किया तो ये मेरे क्या करता है, देखो अभी इसने ओवरऑल जो पूरा का पूरा साल है, ठीक है, जो पूरा का पूरा साल है, मैं उसके क्वार्टर्स को जो है ना ये दिखाएगा कि क्वार्टर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर डेली पे ये शिफ्ट हो जाऊँ ना, तो देखो साल में तकरीबन कोई 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो अब हम XMD में क्या करते हैं कि हम 4 हिस्से करते हैं ना, तो अगर साल के तुम 4 हिस्से करो तो एक हिस्से में तुम्हारे 3 महीने आते, ठीक है। यानी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक साल एक क्वार्टर हो जाता है, ठीक है। यानी साल का एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और फिर चौथा क्वार्टर, साल खत्म, ठीक है। मीन साल का तीसरा क्वार्टर शुरू है। पहला क्वार्टर जो है ना यहाँ पे हमारे पास जनवरी स्टार्ट हुई है, फिर इसके बाद फरवरी, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास मार्च, फिर उसके बाद ये अप्रैल, ये मई, ये जून और उसके बाद ये जुलाई और ये अभी ये जो शुरू है अगस्त शुरू है, ठीक है। तो अभी जो अगस्त शुरू है इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पहले क्वार्टर में मार्केट ने क्या किया, एक पूरा सा एक रेंज क्रिएट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंडिंग पूरा का पूरा एकोमुलेशन हुआ है। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में क्या हुआ है, मैनिपुलेशन, इसका लो लिया है, ठीक है,
पूरा का पूरा यहाँ पे लो लिया है। तो अब तीसरा क्वार्टर शुरू है तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ठीक है। तो ये भी जो है ना हमारे पास यही जो है ना वो कर रहा है कि हमारे पास ये भी ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इस वजह से यहाँ पे ये रैली स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये भी बुलिश की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें मैग्नेट पॉइंट भी तो यूज़ करना है, ठीक है। मैंने जो मैग्नेट पॉइंट के बारे में भी सिखाया था, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपने ये करना है कि पिछले मंथ का हाई और लो को मार्क कर लें। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, सॉरी मैं गलत हो गया, ठीक है। हम क्यों मार्क नहीं करेंगे, वो हम इसलिए मार्क नहीं करेंगे ना क्योंकि देखो जब मार्केट ने एक रिवर्सल देना है, ठीक है, एक पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स होना है, ठीक है। तो उसमें हमने देखना है कि क्या इसका मैग्नेट पॉइंट टेप जो होता है, ठीक है, क्या वो पहले से, अभी ये रनिंग कैंडल है ना, पिछले कैंडल का हमने उसमें मार्क करना है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है, उसमें भी हम मार्क करेंगे, लेकिन हम ऊपर से फिर नीचे की तरफ नहीं करेंगे बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेट पॉइंट ढूंढेंगे। क्योंकि हमारे फंडामेंटल भी यहाँ पे शिफ्ट है, टेक्निकल के लिहाज से भी शिफ्ट है। तो अभी यहाँ पे मुझे मैग्नेट पॉइंट जो फाइंड करना है वो ऊपर की तरफ करना है। अगर मेरे फंडामेंटल नीचे की तरफ सपोर्ट करे तो मैंने ऊपर से देखना है। अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन कि उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेट पॉइंट नहीं बनता और मेरे फंडामेंटल बुलिश की तरफ वो है, तो मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व करूँगा। देखो मान लो मैं यहाँ पे प्रीवियस मंथ का मैंने हाई मार्क किया, चलो मैं मैग्नेट पॉइंट को फाइंड करता हूँ, ठीक है। हम ये सही करते हैं ना, पिछले मंथ का हम हाई लो मार्क करते हैं। मैंने पिछले मंथ का हाई लो मार्क किया, मैं शिफ्ट हो गया वीकली पे। अब मुझे बताओ क्या इसमें मुझे कोई हर्डल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। और मैग्नेट पॉइंट में हम क्या करते थे, पिछले मंथ का हम हाई लो मार्क करते थे और उसमें हम देखते थे हर्डल को, ठीक है। अगर कोई हर्डल मिलता है तो मार्केट उसको टैप करके फिर मार्केट जो है ना एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि भाई मार्केट जो है ना प्रीवियस मंथ में तो हमें कोई हर्डल मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें। अब मान लो ये वीक जो है ना ये भी गुजर जाती है, दूसरी वीक भी गुजर जाती है, ये मंथ एंड हो जाता है, ठीक है। करंट मंथ जो है ना अगर ये एंड हो जाती है और इसमें कोई नेक्स्ट मेरे लिए कोई हर्डल नहीं बना वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मतलब अभी जो ये वीक तो एंड हो गया ना, नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगी अगर उसमें कोई एफवेजी वगैरह यहाँ पे उसने क्रिएट नहीं किया तो इसका मतलब है नेक्स्ट मंथ जो दोबारा से है ना वो नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि भाई मेरा जो मैग्नेट पॉइंट है कोई नहीं है, तो इनकी लिक्विडिटीज लेगा, उसके बाद मार्केट अगर ने ऊपर जाना है तो ठीक है, अगर इनकी लिक्विडिटी रन करती है तो मेन जो है ना फिर मार्केट और भी नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जिनको मैग्नेट पॉइंट के बारे में पता है तो वो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो इस वजह से अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो पहले उसको देखो, लेकिन अगर आपने देखे है फिर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पिछले मंथ का मैंने हाई लो मार्क किया, मुझे कोई मैग्नेट पॉइंट इसमें मिला नहीं, ठीक है। तो अभी मैं ये देखूंगा, मैं फिलहाल के लिए ओवरऑल मंथली का बुलिश नहीं देखूंगा, ठीक है। मतलब ठीक है वहाँ पे लिक्विडिटी रन हुई है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी तो ऑब्जर्व करो, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक भी है, चाहे भले ही इनसाइड बार में हो, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये यहाँ पे मेरे पास इसमें भी इनसाइड बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जो CRT वगैरह को जानते हैं तो 50% टारगेट इसका ये हिट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना ये तो ये भी कर सकता है कि इसके ओवरऑल हाई तक जाए ना, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जैसे भी है, देखो ओवरऑल जैसे भी है, मुझे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो स्टार्ट हुआ है तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा भी या दोबारा से मैनिपुलेशन कर लेगा, ठीक है, तीसरे क्वार्टर में भी। तो इस चीज़ को मतलब वो जो एक चीज़ है ना, एक कन्फ्यूजन सी है, उसको दूर करने के लिए आपने पिछले मंथ का देखो सिंपल रखते हैं, ठीक है। पिछले मंथ का हाई लो मैंने मार्क किया, उसका मैग्नेट पॉइंट देखा, नहीं बना, भाई क्या अगर बनाता है तो ठीक है मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं बनाता ठीक है नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब है मार्केट जो है ना इनकी लिक्विडिटीज लेगा, दोबारा से गिरेगा। अब भाई मुझे तो डेली ट्रेड करना है, मैं कौन सा डिसीजन लूँ भाई, इसमें तो दिन लगेंगे, वीक्स लगेंगे। अब मैं बुलिश की तरफ जाऊँ, बेरिश की तरफ जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट आता है तो भाई बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई, इस मंथ के एंड में अभी 22 दिन है, अब मैं 22 दिन ट्रेड को छोड़ तो नहीं सकता ना, ओवरऑल व्यू क्या है भाई मुझे उसको भी देखना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप वीकली का हाई लो मार्क करो प्रीवियस वन का, उसका मैंने मैग्नेट पॉइंट फाइंड किया। मंथली का अभी क्लियर नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे एफईजी नहीं बनता तो इसका मतलब है मार्केट जो है ना ओवरऑल इस लिक्विडिटी तक आएगी, लेकिन अगर एफईजी बन जाता है तो मार्केट ओवरऑल बुलिश जाएगी, ठीक है। अब मंथली का मैंने जस्ट ओवरऑल व्यू का थोड़ा बहुत बताया,
लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क किया, ठीक है, फिर डेली में आए तो देख सकते हो प्रीवियस वीक का जो है ना वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, एक एफईजी वगैरह क्रिएट हो चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रीवियस वीक का जो मैग्नेट पॉइंट है वो ये डेली में यहाँ पे एफईजी बनी है। अब जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, हमें पता है एक्सएमडी के बारे में, ठीक है, मार्केट क्या करेगी, वो एक्यूमुलेशन करे, ठीक है, फिर मैनिपुलेशन करे इस एफईजी तक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ करे, ऐसा कर सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि हमारे पास एक्सटेंशन करे डायरेक्ट, फिर एक्यूमुलेशन करे, ठीक है, तो ऊपर से फिर ये हडल बना देगा, ठीक है, फिर नीचे की तरफ चले जाएगा। अब क्लियर हो रहा है ना। देखो मंथली क्या एफईजी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसका आंसर हमें देगा एक्सएमडी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ये एक्सटेंशन नीचे की तरफ कर देता है और फिर एक दिन यहाँ पे रेंज कर देता है तो ऊपर से एक हडल क्रिएट हो जाएगा। अगर हडल क्रिएट होता है तो हमारे पास एक इंडिकेशन है कि भाई मार्केट जो है ना एक्सएमडी के मुताबिक भाई चलो इस हडल तक तो आ गया, ठीक है, लेकिन उसने अपने साथ ऊपर से हडल भी बनाया, तो नेक्स्ट वीक के लिए उसने एक और मैग्नेट पॉइंट बनाया, मतलब मीन नीचे जाना चाहती है। ये वीकली में जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बनाना चाहती, और जब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बनेगा तो मंथली बायस बुलिश कैसे होंगे, फिर हम दोबारा से बेरिश की तरफ सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सएमडी है ये हमें हर एक कैंडल के बारे में बताता है कि कैंडल किस तरीके से बनने वाली है। पहले फेज को आप देख लोगे, दूसरे फेज को आप प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है, तीसरे फेज में आप जो है ना ऑलरेडी उसमें भी आप ट्रेड कर सकोगे। मतलब एक फेज को आपने देखा, बाकी के फेजेस को आपने प्ले किए, ये बहुत सिंपल है। आपने मैग्नेट पॉइंट को अगर फाइंड किया है, ठीक है, प्रीवियस वीक का हाई लो मैंने मार्क किया, मैं डेली पे गया, मेरे यहाँ पे कोई एक हडल है, ठीक है, हम मार्केट क्या करती है वो यहाँ तक तो आएगी, ज़रूर आएगी, ठीक है, मार्केट इस हडल तक आएगी, उसके बाद जो है ना अगर उसने बुलिश जाना है तो वो उसका आंसर मुझे ये ऑलरेडी दे देगी, क्या ऊपर से इसने हडल बनाया बनाया, ठीक है, नेक्स्ट वीक उसको फिर टैप करके जो है ना मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। लेकिन अगर वो हडल नहीं क्रिएट करता तो इसका मतलब है मार्केट जो है ना बुलिश जाना चाहती है, और फिर यहाँ पे एक हडल क्रिएट हो जाएगा जो कि वीकली में है, तो हमें नेक्स्ट मंथ का भी पता चल जाएगा कि ओवरऑल फिर नेक्स्ट मंथ जो है ना वो क्या बुलिश जाने वाला है या बेरिश की तरफ जाने वाला है। अभी अगर आप लोग देख लो तो वीकली में सारों की लिक्विडिटी रन हुई है, और ये जो लिक्विडिटी है ये भी अभी तक बाकी है, तो मीन ये एक बुलिश इंडिकेशन है। तो मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि अभी जो होगी नेक्स्ट वीक, देखो पहले एक्यूमुलेशन हो या जो भी हो मंडे को, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मंडे को मुझे ट्रेड नहीं करना। हाँ अगर बेरिश की तरफ कोई सीआरटी या कुछ भी सेटअप बनता है, मान लो इसकी लिक्विडिटी लेता है या इसकी लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद नीचे गिरता है, जैसे तैसे करके भी हो, हमें मेरे पास यहाँ पे भी एक की लेवल है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल मान लो या ओल्ड हाई मान लो, जो भी मान लो, उसको लेके मार्केट यहाँ तक फिर गिरेगी, फिर यहाँ से दोबारा से अगर इसने बुलिश जाना है तो ये ऊपर से बिना किसी हडल बनाए ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर इसको बुलिश नहीं जाना तो ये इसको पूरा का पूरा फिलअप कर दी। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यार इसको ये पूरा फिलअप करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, तो उसको देखो मार्केट वाकई में रिवर्स हो भी गई है कि नहीं हुई। अब इसमें हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस उन सारी चीज़ों को भी यूज़ करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, लेकिन उसको आप लोग मस्त देखो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ओवरऑल एनालिसिस को किया कैसे जाता है, ठीक है। अब चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इस पर टाइम लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल है, ठीक है। आप लोगों ने फंडामेंटल्स को देखा, ठीक है, आपको ओवरऑल व्यू का थोड़ा सा पता चल जाता है कि भाई मेरा बायस किस तरफ होने वाले है, ठीक है। क्योंकि अब देखो मंथली का इसने अभी तक कोई वीकली में कोई मैग्नेट पॉइंट क्रिएट नहीं किया, ठीक है, तो आपको ये तो नहीं पता ना नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये तो यू भी कर सकता है, अभी तो 22 दिन रनिंग है, इसको स्वीप करके नीचे भी गिर सकता है या इसकी लिक्विडिटी रन करके ऊपर भी जा सकता है, दो कंडीशन है, ठीक है। हम कौन सा करें, तो भाई आपने फंडामेंटल्स को देख लिया, ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं बुलिश को, तो भाई मुझे एक कन्फर्मेशन मिल गई है, ठीक है। दूसरा आपने साल का क्वार्टर्स देखे तो दूसरी कंफर्मेशन उससे मिली कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, दो कंफर्मेशन मिली। तीसरी कंफर्मेशन अगर आप वीकली का देख लोगे कि भाई अच्छा नेक्स्ट वीक क्या करेगा, तो नेक्स्ट वीक बता रहा है कि भाई मुझे बुलिश जाना है, तो अगर नेक्स्ट वीक बता रहा है कि मुझे बुलिश जाना है तो ये एक और भी कंफर्मेशन है कि भाई उसके बाद ये मंथली के लिए भी मैग्नेट पॉइंट क्रिएट कर लेगा। मेरे पास 3 कंफर्मेशन हुए, ठीक है। अब जब ये चीज़ें हो गई, मैंने प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क किया, ये मेरे पास मैग्नेट पॉइंट आ गया, तो इतना तो पता है ना कि भाई मुझे अब प्ले तो कर रहे हैं ना, मुझे ट्रेड तो करना है, मैं क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने शिफ्ट हो जाना है
1 आवर या जिस टाइम फ्रेम पे भी आपने शिफ्ट हो जाना है, आपने XAMD को देखना है। देखो जब आप इस इंडिकेटर को ऑन करोगे तो ये देख लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है, यहाँ पे वीक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ को नोट करो, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिख तो जाती है, ठीक है। अब एक मंडे को जो भी होता है, ठीक है, मुझे उससे लेना देना नहीं। अगर ऊपर से कोई सीआरटी मिलता है तो हाँ वो एक कन्फर्मेशन है कि यहाँ से जो है ना मैं एंट्री पकड़ सकता हूँ बेरिश की तरफ, तो हाँ फिर मैं पकड़ूंगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैंने मंडे को छोड़ देना है। क्या वो एक्सटेंशन करता है या वो जो है ना एकुमुलेशन करता है, जो भी करता है। अब मान लो उसने एकुमुलेशन किया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, मैनिपुलेशन करना है भाई। अगर उसने ऊपर जाना है वो मैनिपुलेशन नीचे की तरफ करेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट ने रेंज में क्लोजिंग देनी है वो मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ कर लेगा, ठीक है, ट्यूसडे में इसका हाई लेके, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक और फिर वो क्लोजिंग, ठीक है। तो एक तरह से वो स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ पे हो जाएगा। तुम एक पूरी वीक क्लोजिंग में भी दे सकती है। 2 कंडीशन मेरे पास हो गए। तो जो भी है भाई सिंपल सी बात है, मंडे को छोड़ दो, ट्यूसडे को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि पहले फेज ने क्या किया, अब सेकंड फेज क्या करेगा। अब मान लो यहाँ से तुम्हें फिर कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो मैं लूँगा, ठीक है। अब मैं कहाँ तक लूँगा वो मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू देखूंगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, ठीक है। मान लो मेरा प्रीवियस डे का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये फ्राइडे का है, ठीक है। फ्राइडे का मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये 1 आवर का मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। अब मैं ऊपर से अगर सेलिंग का देखूंगा, ठीक है, तो मैं नीचे की तरफ देख लूंगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो मैं पहला जो टारगेट होगा वो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक तक होगा, ठीक है। ये हाई टाइम फ्रेम का मिटिगेशन है, ठीक है। तो जब हाई टाइम फ्रेम के मिटिगेशन तक आएगा, ठीक है, तो मैं अपना टारगेट यहाँ पे हाफ बुकिंग कर लूंगा। अब मान लो इसके नीचे लिक्विडिटी रन होती है तो मेरा फिर नेक्स्ट टारगेट्स भी मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस दिन का ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया, ठीक है, तो फिर इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो सेफ बचना चाहिए ना पिछले दिन का, वो यहाँ पे है, ठीक है। मेरा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो यहाँ पे, फिर उसको सेफ रहना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लो इसको टैप कर दे, पूरा का पूरा फिलअप कर देती है, ठीक है, इसको टैप कर देती है, तो मुझे इतना आइडिया हो जाता है कि भाई वीकली पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो डेली का जो एफवीजी था वो पूरा का पूरा फिलअप हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए तो मैग्नेट पॉइंट बना ही नहीं है ना फिर। तो फिर मैं ऊपर से देखूंगा कोई हडल बना है डेली पे कि नहीं। अगर ऊपर से बना है तो फिर ये वाला जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक पुल बैक दे देगा यहाँ पे, जो फिर हमारे पास कोई हडल होगा उसको टेप करके फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। और हमारा जो ओवरऑल टारगेट होगा वो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जिस कंडीशन को देखना है, अगर फलानी चीज़ होती है तो मैंने उसके रिस्पॉन्स पे ये करना है, अगर ये चीज़ होती है तो फिर मैंने इसके रिस्पॉन्स पे ये करना है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, मार्केट क्या करता है उसके बेस पे हमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, मार्केट को आप प्रेडिक्ट करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो मार्केट कर रहा है। मार्केट जो जैसे चाहता है वो जहाँ पे जा रहा है तो उसे जाने दो, ठीक है। आप जस्ट उसे देख के कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा आप उसको प्ले कर सकते हो, और आप मार्केट के साथ ही जा रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप लोग ये करो, ठीक है। साथ में अब इसमें मैंने क्या किया, देखो मैंने पहले फंडामेंटल्स को देखा, फिर उसके बाद मैंने मैग्नेट पॉइंट को देखा, तो मंथली का जो है ना कोई मैग्नेट पॉइंट ऊपर की तरफ बना नहीं है, तो इस वजह से अगर ये फिलअप होता है, इतना तो पता है ना कि यहाँ तक आएगा, ठीक है, इतना तो पता है। ऊपर से मैं पहले सेलिंग की तरफ देखूंगा। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है, ठीक है, वो हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह देखेंगे। अगर कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटता है, मेरे पास नेक्स्ट टारगेट मिल जाते हैं। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से मैं अपने स्टेशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब इस तरीके से मुझे पता चल जाए तो क्या वीकली पे अगर वो फिलअप हो जाता है, मान लो उसके लास्ट लाइन डिफेंस टूट जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट टारगेट तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक भी फिर होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो ये फिलअप नहीं होते और यहाँ पे भी क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं अपने ऑर्डर को क्लोज करके फिर नेक्स्ट वीक के लिए बाय की तरफ देखूंगा, और फिर जो वो उसका XMD होगा उसके मुताबिक फिर मैं बाय की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया साथ में। अब उसके बाद जो है ना हमारा वीकली का भी मैग्नेट पॉइंट फाइंड हो गया, ठीक है। वीकली का मैग्नेट पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास मिटिगेशन प्लस ओवरलैपिंग जो मैंने अभी एरिया बताया था, ठीक है, वो हो गया। प्लस जो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर कोई लास्ट लाइन डिफेंस टूटते हैं तो ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए हम कैसे देखेंगे, तो वो यही है कि जो हमारे लास्ट लाइन डिफेंस अगर वो टूटते जाते हैं तो हमने जो है ना
वो नेक्स्ट टारगेट तक, नेक्स्ट स्टेशन तक उसे होल्ड करना है। अगर वो नहीं टूटते, ठीक है, तो हमने वहाँ पे ऑर्डर को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो सेम सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने इसमें मैग्नेट पॉइंट भी फाइंड किया, अब मुझे डेली का करना है, ठीक है। मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैं मैग्नेट पॉइंट को देख रहा हूँ, अब मुझे जाना है नीचे, तो ऊपर से मुझे कोई हडल नहीं दिख रहा, ठीक है। मुझे ना 1 आवर में दिख रहा है ना 4 आवर में दिख रहा है। तो मुझे सिंपल सी चीज़ दिख रही है, एक प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी प्लस ये लिक्विडिटी ये है। तो इसको हार्ड करके मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे या जो भी करे, तो यहाँ पे मेरे पास सीआरटी भी क्रिएट हो जाएगी, प्लस जो है ना मैं बेयरिश की तरफ जो है ना यहाँ से प्लान कर सकता हूँ बेयरिश की तरफ। और जैसे ही वो बेयरिश की तरफ आएगा तो मेरे जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे वो मेरे टारगेट्स होंगे, प्लस जो मेरे मिटिगेशन वाले जो एरिया है वो भी मेरे पास एक टारगेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर इसका वो टूट जाते हैं, फिर ये भी टूट जाते हैं, तो मेरे पास और टारगेट को एक्सटेंड करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और चूंकि मार्केट सीधा तो जाती नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पुल बैक आते हैं, तो मैं उन पुल बैक्स का फ़ायदा उठा के उसमें मल्टीपल एंट्रीज ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लाइन डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिखाया है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ में हमने क्वार्टरली को भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ कि अच्छा इसको इंट्राडे में किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं गया 15 मिनट पे, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्टल की तरह काम करता है, ठीक है। चाहे मार्केट में रेंज हो या कुछ भी हो, ये आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगी कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। बिल्कुल आसान करके ये आपको बता देगी कि मार्केट में जो अभी करंटली हुआ है तो वो क्या हुआ है, मतलब क्या वो रेंज है, एक्सटेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये ऑटोमेटिकली बता देगी। अच्छा, अब इसको देखो, ये मंडे है, ठीक है। मंडे को मुझे इतना पता है कि रेंज भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देख लो, ठीक है, पूरा का पूरा मंडे यहाँ पे देख लो, ऑब्जर्व करो, ये पूरा का पूरा मंडे यहाँ से डे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा रेंज है, लेकिन अब इस रेंज को मैं कैसे प्ले करूँ मंडे को? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो पहले फेस को, यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो रेंज में है ना, देखो रेंज एक वो होता है कि जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो करना है ना, देखो इसको ऑब्जर्व करना है पहले फेस को, क्या ये एक्यूमुलेशन हुए या मैनिपुलेशन है या क्या है। तो ओवरऑल इसमें अगर देखा जाए ना तो इसमें इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें इतना फ़र्क नहीं है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है चलो मान लो, और यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि एक तरफ की रैली है, आधी रैली नीचे आधी रैली ऊपर, तो ये एक रेंज है मेरे पास, ठीक है। अब सेकंड में क्या करना है, इसने मैनिपुलेशन करना है, तो इसका इसने हाई लिया हुआ है, ठीक है। नीचे यहाँ पे स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली, बल्कि इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, मीन ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ है। इतना मुझे पता चल गया कि भाई ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन हुआ है, तो फिर तीसरे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसमें सिंपल से क्या है, मुझे ऊपर से हडल ढूंढना है। अब चूंकि कोई भी हडल नहीं है, तो इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। और इस लिक्विडिटी तक चूंकि मंडे ओवरऑल रेंज ही रहना है, तो इसलिए हम ओवरऑल इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, बल्कि हम स्विंग लिक्विडिटीज तक ही रखेंगे। तो इस वजह से स्विंग की लिक्विडिटी तक हमने टारगेट रखा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और फिर यहाँ पे आखिर में जो हमारे पास एक्स से डिनोट होता है एक्सटेंशन या स्मार्ट मनी रिवर्सल या जो भी होता है, एक रेंज में चले जाता है, तो ये उसमें कंडीशंस होते हैं, तो वो करता है, इसको हमने अवॉइड ही करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्ले किया। अच्छा, अब ये हो गया पूरे के पूरे दिन का भी। देखो वीकली का मुझे बता रहा है कि मंडे को क्या हुआ, रेंज हुआ। डे के अंदर मुझे किस तरीके से 4 क्वार्टर करके उसको प्ले करना है, उसको भी मैं देख सकता हूँ, यानी रेंज के अंदर का भी डिस्ट्रीब्यूशन में पकड़ सकता हूँ, प्लस उस रेंज के अंदर जो हम उसके क्वार्टर्स को देख रहे हैं, उस क्वार्टर के क्वार्टर को हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। मान लो मुझे स्केल्प करना है, कुछ भी करना है, उसको कैसे करना है, ठीक है। तो उसको आप लोग इसके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको ये मार्केट में जो है ना खुद ब खुद ये बता देगी कि मतलब मार्केट में मुझे एक्सटेंशन देना है या जो भी करना है, मतलब माइक्रो क्वार्टर्स के थ्रू भी आप इसे पकड़ सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, दिन का पहले क्वार्टर था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। अब क्या ये एक्सटेंशन करेगा, रेंज करेगा, क्या करेगा भाई, मुझे इसका माइक्रो देखना है। तो माइक्रो में देखो
इसका पहला माइक्रो जो है ना उसने अरेंज किया, उसके बाद मैनिपुलेशन किया, इसका लो लिया, ठीक है। लो लेने के बाद मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे ख़त्म है। इसमें अरेंज किया, इसमें फिर इसने मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ की और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन छोटू सा, ठीक है। क्योंकि बाकी इसके टारगेट्स भी छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं उसे कि ये माइक्रो क्वार्टर्स है ना, तो इसलिए आपको माइक्रो क्वार्टर के बारे में ही बताएंगे क्योंकि इनका टाइम लिमिट बहुत छोटा होता है। अब इसमें देखो एक्मुलेशन हुआ, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, तो माइक्रो में भी बता रहे हैं और ओवरऑल का भी बता रहे हैं माइक्रो का, फिर डेली का अंदर जो वो है उसका भी बता रहे हैं, अच्छा ओवरऑल डे का भी बता रहा है, और उसमें जो ओवरऑल डे का हो जाता है डे के बाद भी देखो जो आपको साल के जो क्वार्टर्स है ना उसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है। मैं डेली पे शिफ्ट हो जाता हूँ तो साल के क्वार्टर्स भी मुझे बता रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें आप लोगों को ये चीज़ भी देखने को मिल जाती है कि जहाँ से ट्रू ओपन होता है, मान लो एक डे है जहाँ से स्टार्टिंग है, मैंने एक चीज़ इसका भी वो बताया था कि अगर इसको नीचे क्लोजिंग देता है मीन कि हमारे पास डेली के बाय शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो वो भी हो गया। प्लस आप इसके साथ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी देख लो तो वो भी हो जाता है। प्लस आपके ये जुदा स्विंग का एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो वीकली का जो ट्रू ओपन था, ठीक है, ये इसके थोड़ा सा नीचे है और उसके बाद जब ऊपर गया है ना इसने डे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई मार्केट ओवरऑल ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। इस तरीके से ये डे है प्रीवियस डे का, इसने क्या किया पहले नीचे गया और उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जुदा स्विंग क्रिएट हो गया, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये है, इसमें आप लोगों को इसकी मार्किंग भी मिल जाती है। प्लस ये कॉर्नर में देखो ये आप लोगों को यहाँ पे इजीली बताए थे कि मंथली का तीसरा क्वार्टर यानी जो ओवरऑल साल का जो क्वार्टर है ना वो तीसरा क्वार्टर चल रहा है। वीकली का अभी हॉलीडे है तो ब्लैंक है, बिल्कुल वाइट कलर का दिख रहा है। डेली में क्या है, डेली का भी वो पिछले दिन का ये दिखा रहा है जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था चौथे क्वार्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको स्टेटस भी अपडेट देगा कि ठीक है इसमें जो माइक्रो क्वार्टर कौन सा चल रहा है वो भी साइड पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब देखो बाय सारे को हमने फाइंड किया, अब क्या होगा मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी प्लस साथ में इसके पास हमारे पास एक की लेवल भी है, ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे और इसकी लिक्विडिटी लेके मतलब मार्केट यहाँ तक आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक सीआरटी के सेटअप भी बन जाएगा और उसके बाद जाएगी। और अगर मान लो मार्केट यहीं पे घूमती है तो मीन मंडे को एक रेंज हुआ, ट्यूसडे के बाद इसका हाई लेके फिर क्लोजिंग नीचे की तरफ देगा, ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन की तरह ये हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद इसी में हो जाए, मतलब मार्केट यहाँ तक आए फिर उसके बाद नेक्स्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर यहाँ पे हो जाती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर क्या इसे फिलअप करता है या नहीं करता उसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें मुझे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी यूज़ करना है, ठीक है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा बन गया मुझे पता है, लेकिन देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। सिखाने में टाइम लगता है, ऑब्जर्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ, मैं इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 4 आवर्स हैं, ठीक है, 4 आवर का चलो मान लो मेरा जो प्रीवियस डे का वो जितने भी है, ठीक है, मैं ओवरऑल 4 आवर का अभी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लंबा टारगेट का भी जानना है ना, ठीक है, कि वो हाफ तक जाएगा कि ओवरऑल तक जाएगा, ठीक है। मुझे जब कंफर्मेशन मिलेगी ना कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो गया, इसके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ज़रा ऑब्जर्व करो, इसमें नहीं है, इसमें है। अगर मान लो ये टूट जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, मेरे पास ये सारे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हैं, लेकिन डेली के बायस तो 1 आवर का एक ही वो निकला था ना, ठीक है। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है, ठीक है। मैं ओवरऑल डे है, ठीक है, अब इस डे का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे है, ठीक है, प्रीवियस डे को ज़रा देखो, ये पूरा का पूरा प्रीवियस डे है और इसमें मेरा जो 1 आवर में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मान लो ये टूट जाता है तो प्रीवियस डे में इसमें कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, तो फिर इसका जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो यहाँ पे मिटिगेशन प्लस ओवरलैपिंग आता है या ये ऑर्डर ब्लॉक आता है,
ठीक है, इतना मेरे पास हो गया। लेकिन क्या इसके 50% तक जाएगा? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि देखो अब प्रीवियस में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है तो उसके पहले से भी जा सकते हैं। हम चूंकि इसको फ्रैक्टली यूज़ करते हैं तो 4 आवर में अगर मैं इसे देखूँ, ठीक है, 4 आवर में, तो 4 आवर में मुझे एक चीज़ मिलती है, देखो कि कहाँ से रिवर्सल, मेरे पास एक ये भी तो है ना, ठीक है, एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा मार्केट मिटिगेशन से भी जाता है। तो मान लो जब यहाँ तक मार्केट पहुँच जाती है, ठीक है, मेरे पास एक ये एरिया है, ठीक है, दूसरा एरिया मेरे पास ये है, तो ये तो टूटेगा, इतना तो पता है कि ये वाला टूटेगा, ऊपर से लिक्विडिटी ले गई, उसके बाद ये वाला टूट जाएगा। अब क्या यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, मतलब इसको अगर तोड़ दिया मार्केट ओवरऑल नीचे जाएगी, इसको नहीं तोड़ा, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है, सॉरी इसको नहीं तोड़ा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और इसको तोड़ दिया तो मार्केट अगर इसको ओवरऑल फिलअप कर देती है तो नेक्स्ट वीक मार्केट ने फिर जाना है नीचे, ठीक है, अगर उसमें ऊपर से हडल बनता है तो, अगर नहीं बनता तो फिर भी जो है ना वो ऊपर की तरफ जाते जाते मतलब इसकी लिक्विडिटी लेके फिर दोबारा से गिरेगा। लेकिन अगर इसकी लिक्विडिटी लेते लेते वो जो है ना नीचे से फिर से हडल बनाया जाए तो फिर भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, वो एक और कंडीशन है। तो मेरे पास ओवरऑल क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, तो इस एरिया में मैं ये दे सकता हूँ, देखो मैं ये 4 आवर वाला एरिया है, ठीक है, मैं इनका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइंड कर देता हूँ। ये मैंने 4 आवर में इनको मार्क किया और इनका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ज़रा फाइंड कर देता हूँ। इसमें से ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, एक इसमें आ जाता है मेरे पास ये वाला एरिया, ठीक है, इसके साथ एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एड है, ठीक है, एक ये वाला एरिया, मैं इस मिटिगेशन को हटा देता हूँ, ठीक है, और इस इंडिकेटर को भी ऑफ कर देता हूँ। एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, अगर इन दोनों में से नीचे इनकी क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, मतलब इन दोनों के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है, तो मेरे लास्ट लाइन डिफेंस फिर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मार्केट में ओवरऑल जो डेली पे होगा, ये वाली जो एफ अभी जो बनने जा रही है, ठीक है, जो बनी हुई है, ये सारी की सारी फिलअप हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से मैं देखूंगा कोई हडल तो नहीं बना, ठीक है, अगर कोई हडल बनता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो मार्केट फिर ओवरऑल बुलिश की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक है क्या होगा भाई, मुझे मंडे को ऑब्जर्व करना है, सेलिंग की तरफ कोई मुझे मिलता है कोई अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। अगर उसमें मंडे रेंज में जाता है, ट्यूसडे को मिलती है तो ट्यूसडे को मैं सेलिंग को देखूंगा, लेकिन मैं देखूंगा सेलिंग को, इसकी लिक्विडिटी ग्रेव होके वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर इसकी लिक्विडिटी रन होती है, ठीक है, लिक्विडिटी रन होती है और यहीं पे एक हर्डल क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब मान लो मंडे को एक्सटेंशन, फिर ट्यूसडे को एक रेंज हो जाती है यहाँ पे कहीं पे, फिर उसके बाद होता है, तो फिर उसमें जो है ना मैं यहाँ से भी बुलिश के लिए देख सकता हूँ। वो सीन नहीं है कि मतलब मैं यहाँ से देख नहीं सकता, ठीक है, उसमें भी मैं देख सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये स्वीप होते और मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो मैं उसमें सेलिंग का देखूंगा यहाँ तक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा कि या इन दोनों के नीचे क्लोजिंग मिलती है। अगर इन दोनों के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ठीक है, मैं नीचे की तरफ और भी होल्ड करूँगा। अगर इनके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तो फिर उस सिचुएशन में अच्छा मुझे ये कैसे करना है कि भाई क्या इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी कि नहीं मिली, ठीक है। अब जब ये इसको टैप करेगा तो आपने ऑब्जर्व करना है कि ऊपर वाले लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेफ है कि नहीं। अगर ऊपर वाले में से किसी का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाता है, ठीक है, तो आपने फिर उस सिचुएशन में बुलिश की तरफ प्लान करना है, क्योंकि वो एक एमएसएस की तरह होता है। और जब ऊपर की तरफ आपका कोई लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट जाता है तो आप ऑलरेडी फिर बाइंग का प्लान करोगे, ठीक है। उसका आपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस 1 आवर में देख के 1 आवर का आपने 5 मिनट में चेक करके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइंड करना है। यहाँ पे जब पहुँच जाते प्रीवियस आवर का आपने 5 मिनट में देखना है कि उसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटता है कि नहीं। अगर उसके टूट जाते हैं तो आपने फिर यहाँ से बाय का प्लान करके ओवरऑल आप लिक्विडिटी या जहाँ तक भी आप टारगेट रखना चाहते हो वहाँ तक आप उसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल प्लान क्या है भाई नेक्स्ट वीक का, कि ये इन लिक्विडिटीज़ को अगर मिसाल के तौर पे इनको स्वीप करता है इस तरीके से, ठीक है, और इनके नीचे क्लोजिंग दे देता है इस तरीके से आके, फिर मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स देता है यानी ऊपर वाले फिर यहाँ पे किसी लास्ट लाइन डिफेंस को तोड़ देता है। अगर नहीं तोड़ता, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इसके नीचे इस तरीके से क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मैं इसको और भी होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है ओवरऑल एक बायस फाइंड करने का, ठीक है।
प्लस मैंने इन सारी चीज़ों मैग्नेट पॉइंट को भी यूज़ किया, फंडामेंटल को भी मैंने यूज़ किया, मैंने इसमें मैग्नेट पॉइंट को भी यूज़ किया कन्फर्मेशन के लिए, मैंने इसमें क्वार्टरली थ्योरी को भी यूज़ किया। और इसमें मैं एंट्री पे नहीं आ पाया क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो इस वजह से मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि एंट्री को हम ले कैसे, ठीक है, परफेक्ट तरीके से एंट्री कैसे ले। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ट्रेडिंग जो आप करते हो उसमें जो आप ट्रेड लेने की डिसीज़न है, ठीक है, ट्रेड डिसीज़न कब आपने दोबारा री एंट्री कर सकते हो और कब जो है ना आप उसमें मतलब उस ट्रेड में रिवेंज ट्रेड नहीं करना। तो उन सारी चीज़ों का जो है ना आपने डिसीज़न लेना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई शॉर्ट सी समरी में देता हूँ। सबसे पहले आपने फंडामेंटल्स को देखा, अच्छा वो बुलिश को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मंथली का मैंने मैग्नेट पॉइंट देखा, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो इसकी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। अगर लिक्विडिटी नहीं लेता, ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे एक हर्डल क्रिएट करेगी, ठीक है। और इसके एक और चांस ये भी हो सकता है क्योंकि ये हर्डल नहीं भी क्रिएट कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी देखो 14 तारीख में अभी टाइम है सीपीआई में, ठीक है। तो अगर तब तक ये इसको स्वीप करके फिर मार्केट इसको फिलअप करती है तो मेन सीपीआई डेटा भी जो है ना बेरिश की तरफ आने वाला है। लेकिन अगर वो नहीं करता, ठीक है, मतलब ऊपर से अगर कोई हर्डल नहीं है तो फिर जो है ना फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर हर्डल है तो फिर सीपीआई डेटा बिल्कुल बेरिश आएगा, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन से देखो, पिछले मंथ का मैंने हाई लो मार किया, उसमें मेरे पास कोई मैग्नेट पॉइंट नहीं था तो उसके लिक्विडिटी थी, लेकिन चूंकि मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो उसके बाद जो है ना इसका जो सिचुएशंस है मैंने इसमें देखना है क्या जब वो नीचे इस तक आता है तो क्या वो अपने लिए हडल क्रिएट करता है या नहीं क्रिएट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ताकि हमारे क्वार्टरली का जो है ना तो उसके लिए मैग्नेट पॉइंट्स भी हम उसके साथ कंबाइन करके उसको ऑब्जर्व करेंगे, तभी जो है ना हमें क्लियर होगा। तो देखो आपने इसमें मैंने मार्केट को कहीं पे भी जाके ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि क्या होगा, बल्कि मैंने ये देखा अगर फलाना चीज़ होती है तो मैं ये करूँगा, अगर फलाना चीज़ होती है तो मैं ये चीज़ करूँगा। तो इस तरीके से आपके बायस और भी ईजी हो जाएंगे, आपको प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट देखना है कि मार्केट में क्या हुआ, अच्छा ये फलाना चीज़ हुई, अच्छा मुझे ये करना है, ठीक है। ऊपर से अगर ऑर्डर ब्लॉक बना या एफवीजी बनी तो मुझे सेलिंग की तरफ प्लान करना है, अगर नहीं बनी तो मैंने नहीं करना। अच्छा क्वार्टर चल रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है मेरे पास ऑलरेडी, अब अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो मेरे मुताबिक प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ कि उसके हिसाब से बुलिश की तरफ ज़्यादा चांस है, लेकिन चूंकि प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते इस वजह से बेरिश की तरफ और या बुलिश उसका हमारा जो है ना उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें ऑब्जर्व करना रहता है कि हमें डिसाइड करना है उसके हिसाब से जो मार्केट कर रही है हमें जस्ट उसे ऑब्जर्व करना है और उसके बाद हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो ओवरऑल लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और इसको जो है ना हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर के एंट्री किस तरीके से ली जाती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।